बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी सोमैटिक सिम्पटम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। आज की जो वीडियो में है वो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर हैं जिनकी हम डेफिनेशन करेंगे, फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसके बाद ये कंट्रोवर्शियल क्यों है और इटोलॉजी ट्रीटमेंट, और उसके बाद एक और डिसऑर्डर है जी फैक्टिशियस डिसऑर्डर। इसकी भी हम डेफिनेशन करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया करेंगे, इटोलॉजी की बात करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट की। तो मैं हूँ जी आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आप मुझसे इन सारे जो ब्रांचेस मैंने मेंशन की हुई इनसे मुझ पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जी आपको मेरे चैनल पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि बहुत जल्द मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करूँगी, यानी कि मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगी और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी किसी भी किस्म की आपको गाइडलाइन लेनी हो आप मुझसे ले सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आज मैं कम्युनिटी टैब में उसका पोस्टर मेंशन कर दूँगी, यानी लगा दूँगी, तो आप उसको देख के टाइम और वो सारा कुछ देख के तो आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पहले जी बात करते हैं व्हाट इज़ सिम्पटम रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि सिम्पटम रिलेटेड डिसऑर्डर क्या चीज़ होते हैं। ठीक है जी। सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर इन्वॉल्व फिजिकल सिम्पटम बट लेक फिजिकल एविडेंस ऑफ द इलनेस और इंजरी। यानी कि आपको पता है जब हमें कोई फिजिकल बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा टेस्ट करवाता है। तो ये जो ऐसा डिसऑर्डर है कि हमें लगता है या बंदे को लगता है कि उससे जो है ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, लेकिन जब इसकी मेडिकल हिस्ट्री या फिर मेडिकल चेकअप किया जाता है तो कोई भी किसी किस्म की इंजरी या इलनेस हमें नहीं मिलती। ठीक है जी। अब चले जाते हैं इसको डिफाइनिंग की तरफ। अब हम देखते हैं कि सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर क्या है। सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर फॉर्मली नोन एज द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, इनको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है। इज अ कैटेगरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड इन अ नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक स्कीम ऑफ मेंटल इलनेस। अच्छा, ये जो है डायग्नोस्टिक स्कीम ऑफ मेंटल इलनेस में आता है और रिसेंटली DSM-5 में इसका सेक्शन बनाया गया है जिसको जी सोमैटिक सिम्पटम और रिलेटेड डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। टू मीट द क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस अ पर्सन मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग फिजिकल सिम्पटम दैट सजेस्ट फिजिकल इलनेस और इंजरी but they are not explained by the medical test resulting or diagnosis medical condition। यानी कि सिम्पटम आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो किसी इलनेस या किसी इंजरी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब उसका फिज़िकल चेकअप और जो है वो एग्जामिनेशन की जाती है या टेस्ट किए जाते हैं तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इसके DSM क्राइटेरिया की। With the 2013 release of the DSM-5, the diagnosis of somatization disorder, hypochondriasis, and pain disorder and undifferentiated somatoform disorder were removed। ठीक है। The replacement somatic symptom disorder, यानी कि ये तीन कैटेगरी जो थी इनको रिमूव कर दिया गया था और इनकी जगह जी सोमैटो सिस्टम जो है, या फिर इसको हम कह सकते हैं सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर को जो है प्लेस कर दिया गया था। ठीक है। अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया है कि द इंडिविजुअल एग्जिबिट्स फिजिकल सिम्पटम दैट सजेस्ट फिजिकल इलनेस और इंजरी, यानी कि उसके अंदर एक ऐसे सिम्पटम या कुछ ऐसे साइंस होने चाहिए वो बंदा शो करे कि जिससे लगे कि इसको कोई इलनेस है या कोई इंजरी है। सेकंड क्या है कि द पर्सन physical symptom are not fully explained by the general medical condition, substance uses or different medical disorders। यानी कि जी जो वो बता रहा है सिम्टम्स वो बेसिकली ना एक्सप्लेन हो सकें फुली मेडिकल कंडीशंस में, ना किसी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से और ना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। अगला क्राइटेरिया है कि द पर्सन मस्ट बी एक्सेसिव वरीड अबाउट देयर सिम्पटम आउट ऑफ द प्रोपोर्शन टू द सेवेरिटी ऑफ द फिजिकल कंप्लेंट्स। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये मसला होता है कि उस बंदे को लगता है मुझे ये बीमारी है और वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हावी कर लेता है कि उसको एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट होता है जो कि स्वेयर कर देता है फिजिकल कंप्लेंट्स को। ठीक है। क्योंकि आपको पता है एंजाइटी का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे फिजिकल कंप्लेंट्स के साथ। अब अगली बात वो ये करते हैं कि द इंडिविजुअल मस्ट हैव बीन एक्सपीरियंस दिस सिम्पटम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि 6 महीने जो है इसकी ड्यूरेशन है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंट्रोवर्सी की कि कंट्रोवर्सी क्या है इसमें। अब आप सोचोगे कि डिसऑर्डर में कैसी कंट्रोवर्सी, तो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर इज़ अ कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस। ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस है। क्यों? क्योंकि सम साइकाट्रिस्ट आर्ग्यू दिस इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इट इज़ बेस्ड प्राइमली ऑन नेगेटिव क्राइटेरिया। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये नेगेटिव क्राइटेरिया के ऊपर बेस करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम कंसीडर किया
किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा दैट इज़ ऑन एन एब्सेंस ऑफ अदर एक्सप्लेनेशन, यानी कि इनकी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो किस तरह का बिहेवियर या किस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंटली एन पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ पुअरली अंडरस्टूड फिजिकल इलनेस would be seen as fulfilling the criteria for the psychiatric diagnosis. The DSM-5 somatic symptom disorder bring with it a risk mislabeling or sizable proportion of a population as a mental ill, which has a substantially social consequence. अच्छा, अब यहाँ पर वो ये बात करता है कि DSM में जो है इसका क्राइटेरिया जो है वो फिज़िकल इलनेस में, मतलब कि फ़िज़िकल इलनेस को भी नहीं बयान करता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फ़िज़िकल इलनेस होती है लेकिन वो उसको बता नहीं सकते, ठीक है, या उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और अगर कुछ ऐसे हैं जिनको फ़िज़िकल इलनेस नहीं है और वो एक्सप्रेस कर देते हैं या वो बताते रहते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा सोशल कॉन्सिक्वेंस आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि उनको ये बीमारी है, ये सोच रहे हैं इसलिए ये। तो आपको पता है कॉमन सी चीज़ है, अगर हम किसी आर्टिकल या ब्लॉग को पढ़ते हैं किसी बीमारी के रिलेटेड हो, आपको लगता है जी ये सिम्टम मेरे अंदर भी हैं, अगर आपने उन सिम्टम को हावी कर लिया तो डेफिनेटली आपके अंदर वो प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपको लगे कि है, लेकिन आपको कोई सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी की। जी, अब इसकी एटोलॉजी की बात करें तो सोमैटोसिम्पटम डिसऑर्डर जो है इनको डायग्नोज किया जा रहा है मोर देन अ सेंचुरी, बट स्टिल इसमें जो है सब्सटेंशियल डिबेट चल रही है और इसके अलावा अनसर्टेनिटी सराउंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, यानी इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सकी। मोस्ट करंट एक्सप्लेनेशन फोकस ऑन अ पॉसिबल मिसकनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। अच्छा, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस ये कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है अगर वो लूज़ हो जाए या मिसकनेक्शन बन जाए तो हो सकता है ये बीमारी हो जाए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी propose that it is a result of the body attempting to cope with emotional and psychological stress, यानी कि जब बॉडी आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को या इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करती है तो इसको जो है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स आ सकते हैं या सिपेंडिक सिम्पटम आ सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ वो ये कहता है कि another hypothesis is that people with the disorder have heightened sensitivity and internal physical sensation and pain, यानी कि वो जो होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी उनमें होती है, यानी उनको सेंसेशन और पेन जो है वो बहुत ज़्यादा फील होती हैं, ठीक है। इस बात की एग्जांपल आप इस तरह से लें कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ज़रा सी कोई परेशानी आ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो वो क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब अपने पर हावी कर लेते हैं कि प्रिटेंड करते हैं कि जैसे बीमार हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जानबूझ के प्रिटेंड करते हैं और वाकई फिर वो चीज़ें जो होती हैं ना वो फिज़िकल इलनेसेस में डिवर्ट होना शुरू हो जाती हैं, कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करता है जी कॉग्निटिव थ्योरीज़ की। कॉग्निटिव थ्योरीज़ एक्सप्लेन द डिसऑर्डर एज अराइजिंग फ्रॉम द नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव चीज़ों की वजह से होता है। डिस्टॉर्टेड एंड कैटास्ट्रोफिक थॉट्स एंड रेनफोर्समेंट ऑफ दीज थॉट्स, यानी कि आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई ऐसे थॉट्स हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग हैं और आप उनको सोचते जा रहे हैं, आप उनको रेनफोर्स कर रहे हैं या आपका इन्वायरमेंट उनको रेनफोर्स कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि रीसेंट व्यू की, रीसेंट रिव्यू ऑफ द कॉग्निटिव अफेक्टिव न्यूरोसाइंस रिसर्च सजेस्ट दैट द क्लस्टरिफाइजेशन इन द पेशेंट विद दीज डिसऑर्डर टेंड टू बी कोरिलेट विद द ग्रेटर अवेलेबिलिटी टू पेन। अच्छा, बेसिकली ये जी इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जिनको हम मतलब बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर देते हैं या हम उनको बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। जैसे कि किसी को अगर पेन है और उसको मतलब ज़्यादा होती है या ज़्यादा महसूस होती है, ठीक है, तो वो जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ये मुश्किल सा डिसऑर्डर है, समझ आने में थोड़ा मुश्किल, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप इसको दोबारा से दोबारा देखकर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करंटली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट प्राइमरी केयर फिजिशियन इज़ द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, यानी कि एक तो फिजिशियन के साथ कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है और दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो CBT देगा, ठीक है। CBT aim to help patient realize that their symptoms are not catastrophic and help them to gradually return to the activities they has previously engaged in without fear of worsening their symptom, ठीक है। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो उसे CBT देगा कि उसके जो डिसऑर्डर की जो भी सिम्टम है या जो उसकी थॉट है वो इतने कैटास्ट्रोफिक नहीं है जितना वो समझ रहा है, या वो इतना ज़्यादा उसके जो सिम्टम है वो वर्सन नहीं होंगे टाइम के साथ साथ। तो मतलब कि वही थॉट रिप्लेसमेंट का काम किया जाता है सबसे पहले। रिसेंटली सम प्रैक्टिशनर have begun treating this disorder with the antidepressant, but conclusively evidence of this method efficacy has not been found, यानी कि एंटीडिप्रेसेंट इसमें काम नहीं करते।
electroconvulsive shock therapy has been used in treating somatic symptom disorder among the elderly। यानी कि ये एक टेक्निक है जो कि मतलब कि बहुत बूढ़े लोगों में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। दोज वर द इंक्लूसिव। अब ये क्या होता है, इसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो बहुत इंक्लूसिवनेस में होते हैं, लेकिन जी एक और चीज़ ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, यानी कि फैक्टिशियस डिसऑर्डर को। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।